Hello student, welcome to St. Angel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we had solved the numerical based on Einstein equation of photoelectric effect from chapter 11 dual nature of radiation and matter wave. Today we will start next topic of this chapter, matter wave. स्टूडेंट, मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें मेजॉरिटी में दो टॉपिक्स को पढ़ना है. फर्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड सेकंड टॉपिक इज मैटर वेव जो हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम आज पढ़ेंगे बच्चों मैटर वेव. मैटर वेव या फिर ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. बच्चों डी ब्रॉगली का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डी ब्रोय होता है. डी ब्रोय, BROY, डी ब्रोय. आप डी ब्रॉगली कह सकते हो या डी ब्रोय भी कह सकते हो. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. या फिर ये ऐसे पूछा जा सकता है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. ठीक है बच्चों. तो होता क्या है मैटर वेव, डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, या वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या होता है. तो बच्चों जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो होता है वो रेडिएशन है, और रेडिएशन के साथ साथ हमने बचपन से पढ़ा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव. वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है. कुछ फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये ऐसे फिनोमिना हैं जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है. यानी लाइट वेव है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये फिनोमिना एक एविडेंस है. ठीक है बच्चों. फिर चैप्टर 11 में हमने अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक नया लाइट का फिनोमिना पढ़ा जिसे वेव नेचर ऑफ लाइट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया. उसे एक्सप्लेन किया गया लाइट के पार्टिकल नेचर से. इट मीन्स बच्चों की लाइट के पास दो नेचर है, वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल का भी नेचर है. कुछ फिनोमिना के लिए वो वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, इन सर्टेन फिनोमिना इट बिहेव एज अ पार्टिकल. इट मीन्स वो डिपेंड करता है हम किस फिनोमिना या किसकी बात कर रहे हैं, हम किस नज़र से लाइट को देख रहे हैं. अगर हम वेव की नज़र से देखें तो वो वेव दिखाई देगा, और पार्टिकल की नज़र से देखें तो वो पार्टिकल भी दिखाई देगा. कुछ फिनोमिना में वो वेव की तरह बिहेव करता है, कुछ फिनोमिना में वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जिसे कहते हैं हम लाइट का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. ठीक है बच्चों. अब जैसे कि यूनिवर्स में दो ही चीज है बच्चों, एक तो रेडिएशन मींस एनर्जी, एंड सेकंड इज मैटर. रेडिएशन कह लो, लाइट कह लो, और मैटर. तो कंप्लीट यूनिवर्स में दो ही चीज है, रेडिएशन एंड मैटर. रेडिएशन के दो नेचर होते हैं जो अभी हमने पढ़ा. पहले हम जानते थे कि रेडिएशन के पास केवल वेव नेचर होता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना के थ्रू ये भी पढ़ा कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है बच्चों. डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि नेचर तो सिमेट्रिक है, जैसे कि दिन के बाद रात होती है, यानी डे है तो नाइट है, डार्कनेस है तो लाइट है, बॉयज है तो गर्ल्स है, यानी हर चीज सिमेट्रिक है इन नेचर. तो अगर रेडिएशन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, तो मैटर भी जिसे हम पार्टिकल मानते हैं वो भी वेव नेचर शो करता होगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इन नेचर के सिमेट्रिक बिहेवियर के कारण. इसके पास इस स्टेटमेंट के लिए डी ब्रॉगली के पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, बस इन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे दिया जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है. हाइपोथेसिस बच्चों एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो उसे हम फैक्ट मान के उसे किसी दूसरे फिनोमिना में या फिर किसी प्रिंसिपल में हम एक्सप्लेन या उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं. और पीएचडी के स्टूडेंट को डिग्री लेने के लिए हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है. डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इन नेचर एज रेडिएशन सो वेव एंड पार्टिकल नेचर, देन मैटर आल्सो एग्जिबिट वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर.
जैसे कि नेचर में सिमेट्रिक बिहेवियर के कारण, नेचर का सिमेट्रिक बिहेवियर के कारण अगर रेडिएशन जैसे हम वेव मान रहे थे वो पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो मैटर जैसे हम पार्टिकल मानते हैं, मैटर मीन्स चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, बुक, टेबल, मैं, आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब मैटर है। इट मीन्स हम इनिशियली मैटर को पार्टिकल मानते थे, तो इसलिए डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर जैसे हम पार्टिकल मानते हैं, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इन नेचर वो भी वेव नेचर शो करता होगा। इसे कहा गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और उन्होंने कहा कि जब भी कोई मैटर मूव करता है तो वो अपने से क्या प्रोड्यूस करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का वेव प्रोड्यूस करता है। और उन्हीं वेव का जो एनवेलप होता है जिसे हम कहते हैं मैटर वेव। मैटर वेव क्यों? क्योंकि ये एक अलग टाइप का वेव है, जिसे हम जानते थे मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस होता था। तो इस टाइप का ये वेव नहीं है, ये मैटर के मोशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसे मैटर वेव कहा गया। या डी ब्रॉगली ने इस वेव के बारे में हाइपोथेसिस दिया तो उसे डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। According to de Broglie, as radiation shows wave as well as particle nature, that's why due to symmetricity of nature, he assumed that matter also exhibit particle as well as wave nature, as well as wave nature, which is called de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. De Broglie state that when matter moves, they associate waves of different wavelength. And the envelope of these waves associate by matter or moving associate by matter called matter wave or de Broglie wave. तो समझ में आया बच्चों, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि नेचर के सिमेट्रिसिटी के कारण अगर रेडिएशन के पास वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर है तो मैटर के पास भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर होगा।
इसे कहा गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और उन्होंने कहा कि जब कोई मैटर मूव करना स्टार्ट करता है, मोशन में होता है, तो इस टाइप का वेव एसोसिएट करता है, अलग अलग वेवलेंथ का वेव एसोसिएट करता है। ठीक है बच्चों, और इन्हीं वेव का जो एनवेलप होता है उसे क्या नाम दिया गया, इसे कहा गया मैटर वेव, मैटर वेव। और इस मैटर वेव में पार्टिकल कहाँ है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहाँ है वो पता लगाना डिफिकल्ट है। आपने हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल के मोशन के कारण इस टाइप का वेव प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटेक्ट नहीं किया सकता, ये हाइगनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा था। तो इस वेव में वो पार्टिकल कहाँ पे होगा, उसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगा, वो एक्सप्लेन नहीं किया सकता, वो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो इस टाइप का वेव जो मैटर के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है, क्या नाम दिया गया, ये अलग टाइप का वेव था, इसलिए इसे नाम दिया गया मैटर वेव। द वेव एसोसिएट ड्यू टू मोशन ऑफ मैटर कॉल्ड मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। तो अब जब ये वेव है तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो अब वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव के लिए डी ब्रोगली ने प्लांक क्वांटम थ्योरी की हेल्प ली। प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों कि मोमेंटम जो होता है क्या होता है, h अपॉन लैम्डा। ये आपने पढ़ा था, प्लांक ने कहा था कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h अपॉन लैम्डा होता है। इसी बेसिस पे इन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट किया था मैटर वेव का। एंड वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव is given by lambda equal to h upon p, where lambda क्या बच्चों, तो wavelength of matter wave, और p क्या बच्चों, momentum of matter। ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो इक्वेशन है, ये वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव एंड मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। इट मींस ये रिलेशन या ये इक्वेशन वेव और पार्टिकल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है, वेव का वेवलेंथ एंड पार्टिकल का मोमेंटम। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि जो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ दिया था मैटर वेव का, वो फोटोन के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा था, क्योंकि फोटोन का भी अगर हम वेवलेंथ निकालें तो h अपॉन p हो जाएगा, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, और फोटोन क्या है, पार्टिकल है। तो अगर ये इक्वेशन फोटोन के लिए सही हो सकता है जो पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि हर मैटर या हर पार्टिकल से जो वेव प्रोड्यूस होगा उसके लिए भी ये इक्वेशन वैलिड होने वाला है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, इसे कहा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहा गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों मोमेंटम जो होता है किसी पार्टिकल का क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। सो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव क्या हो जाएगा, h अपॉन mv, where m is the mass and v is the speed। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मूविंग मैटर। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट, डी ब्रोगली ने कहा कि अगर कोई मैटर मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तो वो क्या एसोसिएट करेगा, वो वेव एसोसिएट करेगा, मैटर वेव एसोसिएट करेगा, जिसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। तो क्या इसका मतलब अगर हम इस चौक को मोशन दे, मूवमेंट दे, तो क्या इससे भी वेव एसोसिएट होगा, या हम जब मूवमेंट में होते हैं, हम जब मोशन में होते हैं, तो क्या हमसे भी वेव एसोसिएट होता है, तो हाँ वेव एसोसिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो किसी बॉडी का मास है 1 kg, ठीक है, और वो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड से, यानी 1 kg का कोई बॉडी है 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है।
तो क्या उस बॉडी से वेव जो एसोसिएट होगा उस वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट करते कितना होता है, h/mv। h की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। m कितना हो गया बच्चों 1 और v कितना हो गया 100। इट मींस लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻²। लैम्डा क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻36 मीटर। अगर हम इसे ऐसे लिखें तो 6.6 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻10 मीटर। ये क्या हो जाएगा बच्चों एंगस्ट्रॉम। लैम्डा क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻26 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स बच्चों अगर कोई बॉडी जिसका मास या कोई मैटर जिसका मास 1 kg हो और वो 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जो वेव एसोसिएट होगा उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻26 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ इतना कम है कि हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो वेवलेंथ ग्रेटर देन होना चाहिए 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से। यानी अगर 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वेवलेंथ है तभी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वेवलेंथ तो बहुत कम है। इट मींस हमारे या आपके मोशन से जो वेव मैटर वेव प्रोड्यूस होता है उस वेव का वेवलेंथ इतना कम होता है कि कोई सिग्निफिकेंट यूज नहीं है, या जिसे हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अब क्या सोचा गया कि वेवलेंथ अगर ज्यादा करना है इसका मतलब मास को क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर आपको डिटेक्टेबल या ऐसा वेवलेंथ चाहिए जिसे हम मेजर कर सके, जिसे हम डिटेक्ट कर सके, तो उसके लिए क्या किया सकता है, मास को बहुत कम किया सकता है। मास इतना कम कर दो कि वेवलेंथ सिग्निफिकेंट रीजन में आ जाए जिसे हम डिटेक्ट कर सके। तो अब मास कम से कम किसका होगा, तो सबसे पहले एटम्स के भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के कारण एसोसिएट होने वाले मैटर वेव का वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वो सिग्निफिकेंट रीजन में आ सकता है। तो मान लो बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है बच्चों, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है ना, और वो मूव कर रहा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से। एक सेकेंड को कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है जो इस स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो वेवलेंथ मैटर वेव एसोसिएट होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा h/mv। इट मींस 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 9 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 6.6 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। इट मींस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 66 अपॉन 9 इंटू 10⁻9 सॉरी 10⁻10। तो लैम्डा इक्वल टू 7.3 इंटू 7.3 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसके मोशन से जो वेव एसोसिएट होगा, मैटर वेव एसोसिएट होगा, उसका वेवलेंथ 7.3 एंगस्ट्रॉम है, और जो डिटेक्टेबल वेवलेंथ है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के 4-5 साल के बाद, यानी इन्होंने बस एक हाइपोथेसिस दे दिया कि मैटर के मोशन से वेव एसोसिएट होता है जिसे मैटर वेव कहा जाता है, बस ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑफ नेचर। ना कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ना कोई प्रैक्टिकल प्रूफ, ना कोई मैथमेटिकल प्रूफ, बस एक सिमेट्रिसिटी इन नेचर का स्टेटमेंट यूज किया इन्होंने और इतनी बड़ी हाइपोथेसिस दे दी। लगभग 1924 में ये हाइपोथेसिस डी ब्रोगली ने प्रपोज किया, और इसके 4-5 साल बाद 1928-27 के रेंज में डेविसन जर्मर और B.J. थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि हाँ मैटर के मोशन से वेव एसोसिएट होता है। इसके लिए डेविसन जर्मर को नोबेल प्राइज मिला और डी ब्रोगली को भी नोबेल प्राइज मिला। सो अब हम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों,
बच्चों मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जिसे एक्सेलरेट किया गया, किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, तो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E इंटू वी, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो होता है वो क्यू वी होता है। एनर्जी क्या होता है बच्चों, क्यू वी होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा E इंटू वी। सो लेट अस कंसीडर electron is accelerated by potential V due to which काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा E इंटू वी। अगर हम किसी चार्ज के लिए ले तो हम क्यू भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम किसी भी पार्टिकल के लिए ले लेते हैं और बाद में इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू को E से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लो किसी चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसमें, Q इंटू वी। जब आप ये डेरिवेशन करोगे इलेक्ट्रॉन का तो आप हमेशा क्यू की जगह E यूज करना है। ठीक है, तो मैं ये जनरल इक्वेशन ले आता हूँ लास्ट में, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल के लिए भी वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है। तो इस वजह से मैं जनरल सॉल्यूशन करता हूँ, मगर याद रखना आपसे अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो क्या यूज करना है, यहाँ पे यहाँ E टू वी यूज करना है। ठीक है बच्चों, एंड किनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू वी। यहाँ v जो है बच्चों वो पोटेंशियल है, यहाँ v जो है वो स्पीड है। मैं इसे स्मॉल v लिख देता हूँ। ठीक है, इट मीन्स 2mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2qv। अगर हम इसे ऐसे लिखे m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू 2qv, mv होल स्क्वायर इक्वल टू 2mqv। यहाँ से अगर एम वी कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2mqv, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द पोटेंशियल थ्रू विच एक्सेलरेट। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन mv। Put the value of mv in this equation, we get wavelength equal to h upon under root 2mqv। ठीक है बच्चों, qv की जगह हम काइनेटिक एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन रहता है तो h अपॉन अंडर रूट 2mke। बच्चों इस इक्वेशन से बहुत से न्यूमेरिकल्स हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों, m को रिप्लेस कर दे me से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज को रिप्लेस कर दे स्मॉल e से, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mev। अब बच्चों h की वैल्यू पता है हमें, h कितनी होती है, h होती है 6.6 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। जब बच्चों ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो v ऑप्टेन इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट v। ठीक है बच्चों, 10⁻10 मीटर क्या होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम होता है, -10। So wavelength of matter wave associated by electron is equal to 12.27 upon under root v angstrom. It's a very important formula. v क्या बच्चों, पोटेंशियल, किस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, so please pause the video and note in your notebook.